तो देखो सीक्वेंस बताना था, तो सीक्वेंस बताने के लिए फंक्शन ज़रूरी है। फंक्शन जानते हो क्या है? फंक्शन है नहीं जानते हो गए अच्छे से, क्या है फंक्शन? यही तो गया था संडे को, मैं हैं? गया था फंक्शन में संडे को, यही बताएगा फंक्शन वही वाला फंक्शन नहीं, क्या क्या फंक्शन क्या? 1 1 1 1 2 इंटू ये सब सर जो पढ़े हैं 11th 11th में कहाँ पर, 12th, हाँ वही वाले फंक्शन। पर उसको अब पहले आदमी के बचपना रहता था, अच्छे से समझता नहीं है, अब समझने की घड़ी आ गई। देखो फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस पढ़ाना है। सीक्वेंस, सीक्वेंस हिंदी में इसको अनुक्रम बोलते हैं। सीक्वेंस क्या होता है देखो, अनुक्रम। तो सीक्वेंस को जानने के लिए फंक्शन जानना ज़रूरी है। अब फंक्शन जानने के लिए क्या करोगे, सेट जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो सेट यानी रिलेशन। अब यहाँ पे जैसे मान लो इस प्रकार का आप देखो होगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2s+1, ये एक फंक्शन है। और इसको डिफाइंड करने की बात कही जाए तो आप क्या करोगे, कैसे बोलोगे कि ये फंक्शन क्या है? ये तो जानते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2s+1 एक फंक्शन है, लेकिन ये है क्या? फंक्शन को डिफाइंड कैसे करोगे? तो जैसे x में जब f लगाए तो ये 2s+1 हो गया, ठीक है। किसी में एफ एक्स लगाए तो x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं s में यदि ये मान लो इसकी बात करें तो s में f लगाए तो 2s+1 हुआ, तो एक में 1 f लगाएंगे तो क्या होगा 2 × 1 + 1। 2 में f लगाएंगे तो क्या होगा 2 × 2 + 1। 3 में f लगाएंगे तो क्या होगा 2 × 3 + 1। 4 में f लगाएंगे तो क्या होगा 4 + 1। यानी एक नियम है ये। तो 1 को क्या बना दिया 3, इसको 5 बना दिया, इसको क्या बना दिया 7 बना दिया, इसको क्या बना दिया 9। तो यह एक नियम है जो 1 को 3 बनाया, 2 को 5 बनाया, 3 को 7 बनाया, 4 को 9 बनाया, ठीक है। अब ये नियम कैसा नियम है? तो नियम ऐसा है कि जैसे यहाँ पे एक सेट लिए जिसके एलिमेंट थे क्या 1 2 3 4, और दूसरा सेट भी लिए जिसके एलिमेंट थे क्या 3 3 5 7 9, ऐसे। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट इसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो ए और बी क्या है नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो इस रूल को मैपिंग या फंक्शन कहते हैं। मैपिंग या फंक्शन क्या कहते हैं, मैपिंग कहेंगे अथवा फंक्शन कहेंगे। कौन रूल? जिसके माध्यम से सेट ए के ऑल एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना जरूरी है, बी का कोई ज़रूरी नहीं है। बी का एलिमेंट कोई बच सकता है, लेकिन सेट ए का कोई एलिमेंट बचा हुआ है तो वो मैपिंग नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ए है और बी है, इसके एलिमेंट हैं x1 s2 s3 s4, ठीक है। और इसके एलिमेंट क्या हैं y1 y2 y3, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड हो गया, और ये इससे रिलेटेड होगा एक नियम f के द्वारा। तो ये वाला नियम f है, फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट इस नियम के द्वारा संबंधित नहीं है। फंक्शन होने के लिए ज़रूरी क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, ठीक है। बी का चाहे बच जाए तो बच जाए, ए का नहीं बचना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो ये फंक्शन नहीं है, ये यहाँ पे ए और बी और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ इसके एलिमेंट हैं a1 a2 a3, ठीक है। और इसके एलिमेंट हैं b1 b2 b3 b4, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। ये मैपिंग फंक्शन है, ये रूल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सेट ए के ईच एलिमेंट रिलेटेड हैं, बी का कोई ज़रूरी नहीं है। बी का कोई एलिमेंट बच भी सकता है, जैसे बच ही गया, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज रखते हों। क्या रखते हों? यूनिक। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनता हो, ऐसा नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार कंडीशन आ गई x1 s2 s3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। यहाँ पे देखो ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये से। अब देखो सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं, फिर भी फंक्शन नहीं है। हाँ, सेट x1 का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, x1 का 2 स्थानों पर इमेज बन रहा है, ठीक है।
तो यूनिक इमेज बनना चाहिए और ईच एलिमेंट्स रिलेटेड भी होने चाहिए। पहले सेट के सब एलिमेंट रिलेटेड भी होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट का एक ही स्थान पर इमेज बनना चाहिए। जैसे मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, और इसको क्या ले लें, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 और ये y1 y2 y3, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, ये भी सब रिलेटेड हैं और यहाँ यूनिक इमेज बन रहा है। x1 का एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, x2 का एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, ये चलेगा पर ये नहीं हो सकता। x1 का यहाँ भी बने वहाँ भी बने। हाँ, हर एक एलिमेंट का एक ही स्थान पर इमेज बनना चाहिए, चाहे सबका एक ही स्थान पर बने तब भी चलेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे x4 का सिर्फ y1 रहेगा तब भी ठीक। हाँ, पर अगर x1 का एक एलिमेंट का दो स्थानों पर इमेज नहीं बनना चाहिए। सेट ए के किसी एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए, ठीक है, दो स्थानों पर 3-4 स्थानों पर इमेज उसका नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होते, एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए या एक ऐसा रिलेशन जिसके माध्यम से सेट ए के ऑल एलिमेंट बी में यूनिक इमेज रखते हों, ठीक है, यूनिक इमेज रखते हों। ऐसी कंडीशन में ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन जैसे मान लो कि यहाँ पे सेट ए है, जैसे किसी ये वालो ये फंक्शन है कि नहीं है, सभी एलिमेंट रिलेटेड भी हैं और यूनिक इमेज भी बन रहा है, ठीक है। तो जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो जब ए और बी के बीच में कोई रूल फंक्शन हो गया, फंक्शन है, ऐसी कंडीशन में सेट ए को कहते हैं फंक्शन एफ का डोमेन, सेट ए को कहते हैं फंक्शन एफ का डोमेन, सेट बी को कहते हैं फंक्शन एफ का कोडोमेन, सेट बी को कहेंगे फंक्शन एफ का कोडोमेन। पर कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, फंक्शन एफ का रेंज कहलाता, ठीक है। जब सेट ए और बी के बीच में एफ है, रूल एफ फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में पहला सेट कहलाएगा फंक्शन एफ का डोमेन और दूसरा सेट कहलाएगा फंक्शन एफ का कोडोमेन, ठीक है। और कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, एफ का रेंज कहलाता है। तो एफ का रेंज क्या होगा, b1 b2 b3 होगा। कोडोमेन क्या होगा, एफ का b1 b2 b3 b4 होगा। एफ का डोमेन क्या होगा, a1 a2 a3 का कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब यदि मान लेते हैं कोडोमेन क्या होगा सर, ये पूरा b1 b2 b3 b4, हाँ, पूरा दूसरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। रेंज उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड हैं उनका कलेक्शन। a1 की रेंज क्या होगी, नहीं, a1 के किसी फंक्शन की रेंज होती है, एलिमेंट की रेंज थोड़ी होती है, ठीक है। तो फंक्शन एफ का रेंज होगा b1 b2 b3, और इसका कोडोमेन b1 b2 b3 b4 है। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा, जो रिलेटेड है वो सेट रेंज कहलाएगा, ठीक है। ये तो जान चुके। अब ये देखो दो प्रकार की कंडीशन है यहाँ पे। जैसे मान लो जैसे ये वाला रूल फंक्शन तो है, साथ ही यहाँ पे देखते हैं कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यहाँ दो एलिमेंट का एक ही स्थान पे इमेज बना, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन क्या बोलेंगे, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, 1 का 3, 2 का 5, 3 का 7, 4 का 9, लेकिन यहाँ दो एलिमेंट का इमेज एक ही है, फिर भी फंक्शन है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इसको कहेंगे 1 1, इसको कहेंगे 1 1 नहीं है, मेनी 1। दो एलिमेंट का एक ही इमेज, मेनी बहुत से का एक, मेनी का 1, मेनी 1। ये मैपिंग क्या है, 1 1 है, और ये मैपिंग क्या है, मेनी 1 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इस मैपिंग को क्या बोलेंगे, इस मैपिंग को हम बोलेंगे इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोडोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये इनटू बोलेंगे, अंतःक्षेपी हिंदी में बोलते हैं। ये ऑनटू है, ये भी ऑनटू है। ऑनटू का मतलब ये हुआ कोडोमेन का कोई एलिमेंट बचा ना हो और फंक्शन भी हो। जैसे यहाँ पे तो ऑनटू कह सकते, लेकिन ये मैपिंग ही नहीं है, तो ऑनटू क्या कहेंगे, ये भी फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैपिंग क्या है, ये वाली मैपिंग ऑनटू है। ऑनटू का मतलब ये है कोडोमेन भी कोडोमेन रेंज हो जाए, कोडोमेन
रेंज, को डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट हो तो मैपिंग क्या कहलाएगी? ऑन टू। जैसे यहाँ पे इसका को डोमेन निकालोगे तब भी 3579 आएगा और रेंज भी वही है 3579, तो ऑन टू है। तो इसका मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तब वो वहाँ मैपिंग क्या कहलाएगी? ऑन टू। ठीक है, ये वाली क्या कहलाएगी सर जिसमें एक्सप्लोर तो ये मैपिंग ही है मैपिंग है नहीं है। मैपिंग कब होगी? जब पहला सेट के सभी एलिमेंट संबंधित हो, अभी में यूनिक इमेज बनता हो, तब मैपिंग होगी। तो मैपिंग है नहीं है, ये रिलेशन तो है लेकिन मैपिंग नहीं है। तो कोई रिलेशन मैपिंग कब बनता है? जब सेट ए के ईच एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज में हो, बी में यूनिक इमेज हो ईच एलिमेंट का। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपको क्या समझ में आया? 1 क्या है? जब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? 1 और को डोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है तो फंक्शन एफ का रेंज क्या कहलाता है? ऑन टू मैपिंग कहलाती है ऐसी मैपिंग, जिस मैपिंग के द्वारा को डोमेन का ईच एलिमेंट संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो ऐसी मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं। ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम क्या है? सरजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, और 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव मैपिंग। और जो मैपिंग 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे ये वाली मैपिंग 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? सब एलिमेंट संबंधित है। हाँ, ऑन टू है और डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, तो ये मैपिंग 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो मैपिंग 1 ऑन टू दोनों होती है उसे कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। हाँ, जब 1 2 हो तो उसको सरजेक्टिव, केवल 1 2 हो सरजेक्टिव, और 1 भी 1 हो तो उसको इंजेक्टिव, इंजेक्टिव सरजेक्टिव बाइजेक्टिव, या 1 ऑन टू 1 ऑन टू और 1 ऑन टू। ठीक है, इनटू मैपिंग किसे कहेंगे? इनटू मैपिंग बता ही चुके हैं, जिस मैपिंग के द्वारा को डोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, इनटू मैपिंग। ठीक है, तो ये मैपिंग के बारे में आप समझ गए। ठीक है, तो ये मैपिंग इब्राहिमी क्लास में सब पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अब मैपिंग किससे जोड़ते हैं इसको? सीक्वेंस को क्या है? तो सीक्वेंस के लिए 2 सेट लेते हैं, एक होगा नेचुरल नंबर, एक होगा रियल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर और रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर और रियल नंबर के बीच की मैपिंग को कहते हैं, जो मैपिंग नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइंड होती है उस मैपिंग को हम कहते हैं सीक्वेंस। उस मैपिंग को कहते हैं सीक्वेंस। तो जैसे मान लो एक यस है, इसका नाम हम यस रख लेते हैं। ठीक है, तो यस एक मैपिंग है जो एन से आर के बीच लगती है। एन क्या है? नेचुरल नंबर, आर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया क्या है कि यस एन इज इक्वल टू दिया है एन अपान एन प्लस 1, तो यहाँ एन का मान 1 रखेंगे तो 1 अपान क्या हुआ? 1 + 1, तो 1/2। 2 रखेंगे तो 2 अपान क्या होगा? 2 + 1, 2/3। 3 रखेंगे तो क्या होगा? 3 + 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 3/4। तो यहाँ पे 1 रखे, 2 रखे, 1.5 नहीं रखे, क्या रखे? 1 रखे तो फिर 2 रखे, फिर 3, फिर 4। इसका मतलब ये 1 2 3 4 क्या है? नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर। पर इधर क्या आ रहा है? यहाँ नेचुरल नंबर थोड़ी आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ये सब क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैपिंग है यस किसके किसके बीच लग रही है? एन से आर के बीच में। एन के किसी एलिमेंट में जब यस लगा देते हैं तो आर का एलिमेंट आता है, इसका मतलब ये मैपिंग है एन से आर के बीच। ठीक है, तो एन से आर के बीच डिफाइंड मैपिंग को क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहते हैं, जिसको डिनोट करने की परंपरा है एस एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये ऐसे लिखते हैं। कुछ मीडियम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं एस एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। कुछ राइटर एन लिख देते हैं ऐसे, एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। कुछ ऐसे लिख दिए एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये दर्शाने का तरीका है राइटर के द्वारा। ठीक है, तो एस एन लिखें चाहे एन लिखें। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का साइन बनाएं, चाहे मीडियम ब्रैकेट वाला साइन लगाएं। ठीक है, एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ये क्या है? रियल नंबर का एक सीक्वेंस है, रियल नंबर का सीक्वेंस है। तो कैसा रियल नंबर का सीक्वेंस क्या है? जो नेचुरल नंबर और रियल नंबर के बीच एक मैपिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस है। यहाँ एशियन सीक्वेंस का nth टर्म है,
सीक्वेंस का nth टर्म है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखे S1 1/2 आया, S2 क्या है 2/3, S3 3/4, तो Sn क्या आएगा n/n+1। तो Sn है सीक्वेंस का nth टर्म, सीक्वेंस का क्या है nth टर्म, ठीक है। S1 क्या है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, S2 क्या है सीक्वेंस का सेकंड टर्म, S3 क्या है सीक्वेंस का थर्ड टर्म, ठीक है, n है। अब यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस मिल गया आपको। अब यदि मान लो सीक्वेंस Sn मिल गया आपको, Sn, तो Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जैसे 1 इन्फिनिटी है तो ये क्या हो गया n/n+1, इसको लिख सकते हैं क्या n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका nth टर्म क्या हुआ Sn = n/n+1। अब इसके nth टर्म की लिमिट निकालना है मान लो, तो लिमिट क्या लिख देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी कर देते हैं यहाँ पे Sn, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी की तो क्या आया n/n+1। इसको n टेंड टू इन्फिनिटी है तो इसको ऐसे सॉल्व किया करते थे अब 11th क्लास में, n से n कॉमन लेंगे तो 1+1/n, n काट देंगे, फिर क्या करेंगे इसको क्या करेंगे 1/1+1/इन्फिनिटी, तो 1/1+1/इन्फिनिटी क्या हुआ 0, तो 1/1 = 1। तो 1 क्या आया एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। लिमिट निकालने से 4 कंडीशन आएगी, ठीक है। जैसे मान लो लिमिट निकालते हो n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, तो यहाँ वैल्यू आती है l, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू मान लो हो सकती है जैसे यहाँ 1 आया तो फाइनाइट नंबर, ऐसे भी हो सकती है कि l की वैल्यू मान लो फाइनाइट आ गया, ठीक है। अब l की वैल्यू मान लो यहाँ पे फाइनाइट तो +1 आया ना, फिर ऐसा भी हो सकता है +-1 आ जाए, ठीक है। l की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, l की वैल्यू ऐसी +-इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। तो जब लिमिट निकालोगे तो 4 कंडीशन आएगी, यदि लिमिट की वैल्यू आएगी फाइनाइट अथवा फाइनाइट और फाइनाइट बट नॉट यूनिक, ये फाइनाइट भी है यूनिक भी है, ठीक है। ये फाइनाइट है बट यूनिक नहीं है, +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। ये इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट तो है बट यूनिक नहीं है, ठीक है। यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो फाइनाइट आए तो वे सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो फाइनाइट आए बट यूनिक ना रहे, +-1 आ गया, जैसे +-2 आ गया, +-3 आ गया, तो वह सीक्वेंस कहलाएगा फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब यदि मान लो किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालते +-इन्फिनिटी आ गया अथवा -इन्फिनिटी, ठीक है, तो इनफाइनाइट क्वांटिटी आ गई, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अपसारी अनुक्रम, ठीक है। यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो +-इन्फिनिटी भी हो -इन्फिनिटी भी हो, तो इनफाइनाइट है बट यूनिक नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपरिमित दोलायमान, ठीक है, इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस, ठीक है, दोलन करता हो जैसे दोलायमान, 1 - 1 1 - 1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या हो फाइनाइट हो तो कन्वर्जेंट, ठीक है, फाइनाइट हो बट यूनिक ना हो तो फाइनाइट ओसिलेटिंग, ठीक है। और यदि किसी सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट है डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जाए इनफाइनाइट तो हो बट यूनिक ना हो तो क्या होगा इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाता है, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे एक सीक्वेंस लिए हम, जैसे मान लो ये सीक्वेंस लिए Sn = n/n+, जैसे लेते हैं Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो Sn के स्थान पे लिख दिए मान लो 1/n, क्या लिख दिए n² लिख दिए, क्या लिख दिए n² n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सब लिखवाएंगे चिंता ना करो, थोड़ा समझा देते हैं पूरी बात। तो यहाँ लिमिट निकालते हैं इसकी n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, तो क्या होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n का स्क्वायर, तो n के स्थान पे इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दो तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट, हाँ, ठीक है। जैसे मान लो लिमिट, जैसे मान लो सीक्वेंस इस प्रकार का है Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी के स्थान पे आ गया -1n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ Sn = क्या आ गया -1n, ये सीक्वेंस है। अब इसकी लिमिट निकालते हैं तो लिमिट n टेंड टू
इन्फिनिटी एस एन, तो लिमिट क्या लिखेंगे, एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन के स्थान पर लिख दिए -1 की पावर एन। अब इसकी वैल्यू एन की वैल्यू जब लेंगे इवन नंबर आड नंबर एक लेंगे तो -1 आएगा। व्हेन एन इज आड, एन इज तो प्लस हाँ तो +1, व्हेन एन इज इवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी लिमिट दोनों आएगी, +1 भी आएगी -1। एन टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ एन के स्थान पे बहुत बड़ी संख्या रखी जाए, पर रखी क्या जाए, नेचुरल नंबर। क्या रखी जाए, नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस किसके किसके बीच डिफाइंड होता है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच, ठीक है ना। तो एन के स्थान पे वैल्यू रखोगे, पर रखोगे क्या, नेचुरल नंबर। तो एन के स्थान पे 1 अरब रख दिए, फिर 1 अरब 1, तो 1 अरब रखोगे तो क्या आएगा, +1, और 1 अरब 1 रखोगे तो क्या आएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन आने वाली है, +1 भी आएगी उसकी लिमिट और -1 भी आएगी, चाहे हम आगे जितना बढ़ते जाएं आगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट तो है बट यूनिक नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस, फाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस। तो है पर यूनिक नहीं कहे कि +- दोनों है। जी। अब जैसे मान लो एक सीक्वेंस इस प्रकार का लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो tan 2n - 1/2, ठीक है, ये सीक्वेंस है। और यहाँ पाई n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसके स्थान एस एन के स्थान पे ये आ गया tan 2n - 1, ठीक है, π/2 ऐसे। तो जब n के स्थान पे 1 रख दो, तो 1 के रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ मान लो tan 2 × 1 - 1, तो क्या आएगा, tan π/2, तो इन्फिनिटी आ गया। n के स्थान पे 2 रख दो, तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2 - 1/2, tan क्या आएगा, -3π/, tan 3π/2 ना, तो ये होगा -इन्फिनिटी। तो एक +इन्फिनिटी रहेगा और एक -इन्फिनिटी आता जाएगा, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी n की वैल्यू जब क्या रखेंगे, आड, तो +इन्फिनिटी, इवन तो -इन्फिनिटी। इस प्रकार यहाँ देखते हैं इस सीक्वेंस की जब लिमिट निकालते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है बट यूनिक नहीं आती। हाँ, तो इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस है ये वाला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। तो 4 चीज़ें बताए, चारों के एग्जाम्पल दिखाए आपको, ठीक है। एक हम जो बताए थे n/n+1, तो ये फाइनाइट है, इसकी वैल्यू 1 आती थी, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट का देखे तो n² वाला, तो इन्फिनिटी आ गया था, ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लो एक सीक्वेंस इस पर विचार करते हैं, n/n+1, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर, जैसे मान लो S1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1 + 1, 1/2, S2 की वैल्यू 2/3, S3 की वैल्यू 3/4, S4 की वैल्यू 4/5, S10 की वैल्यू, S100 की वैल्यू 101। अब इसको नंबर लाइन में यदि शो करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0, ये अब पहली वैल्यू क्या है 1/2, फिर दूसरा क्या आएगा 2/3, आगे होगा कि पीछे, पीछे होगा 2/3, 1/2, 2/3, इधर आगे होगा 2 रुपये का तीसरा भाग 66 पैसे, 50 पैसे से अधिक है ना, है 1 रुपये का दूसरा भाग 50। हाँ, तो आगे ना आएगा, 3/4 आगे आएगा, 4/5 आगे आएगा, 5/6 आगे आएगा, ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 1 को लांघ करके 2 की तरफ आ जाएगा, कोई नहीं है। तो इस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर l = 1 ऐसी मिलती है जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस, क्या बोलेंगे, अपर बाउंडेड सीक्वेंस मिले कहेंगे। वहाँ अपर बाउंडेड सेट पढ़े थे, यहाँ अपर बाउंडेड सीक्वेंस। जब किसी सीक्वेंस के लिए कोई रियल नंबर इस प्रकार से मिले तो उस रियल नंबर से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हों, तब ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं अपर बाउंडेड सीक्वेंस, अपर बाउंडेड सीक्वेंस। तो कहते हो आपको दिमाग में आपकी बात है सब सीक्वेंस ऐसे हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि SN = यदि n² लोगे तो क्या है,
इसके लिए कौन नंबर रियल नंबर मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म उस रियल नंबर से छोटे हैं? बताओ। Sn बराबर n स्क्वायर कोई ऐसा नहीं है। n का मान ऐसे ऐसे ढूंढने में आप असमर्थ हो। हाँ। कोई नंबर बता दो जिस नंबर से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हों। ऐसी कोई नंबर नहीं है। जिसको बताओगे तो हम उससे बड़ी नंबर ले लेंगे तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। और नेचुरल नंबर कितनी होती है गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है ना? 10 बोल दें तो आप यहाँ पे ले लेंगे वो 4 ले लेंगे तो 16 बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। ठीक है? ये कोई तो यहाँ पे इसके लिए कोई रियल नंबर आप नहीं ढूंढ पाओगे जिससे कह सको कि सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं। ठीक है? तो अपर बाउंडेड सीक्वेंस ये नहीं है, लेकिन ये अपर बाउंडेड सीक्वेंस है। तो लोअर बाउंडेड सीक्वेंस तो लोअर बाउंड जैसे यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू क्या है? 1/n, n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। हाँ ठीक है। तो इसके लिए एक रियल नंबर 0 मिलती है जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म क्या हैं? बड़ी है सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं। तो 0 क्या है इसका? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ठीक है? तो जिस सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिलने का चांस हो, मिल जाता हो, तो वे क्या कहे? लोअर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है? और जिससे अपर बाउंड मिल रहा है, एक को क्या बोलेंगे? अपर बाउंड बोलेंगे, क्योंकि 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं तो 1 अपर बाउंडेड कहलाएगा, है ना? अपर बाउंड कहलाएगा और सीक्वेंस कहलाएगा अपर बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है? तो जब 1 से सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं तो 2 से भी छोटे होंगे, तो 2 भी अपर बाउंड हुआ, 3 भी अपर बाउंड हुआ, 4 भी अपर बाउंड हुआ, लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है? लीस्ट अपर बाउंड 1। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या कहलाएगा? सुप्रीमम। सीक्वेंस का सुप्रीमम, सेट का नहीं है, यहाँ सुप्रीमम। ठीक है? यहाँ पे 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं तो 0 क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। तो जब 0 लोअर बाउंड कहलाता है क्यों? 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं इस सीक्वेंस के, क्योंकि यहाँ पे S1 लिखेंगे तो 1/1 आएगा। ठीक है? S2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/2। S3 लिखेंगे तो 1/3। तो 1/3 इधर है ना होगा, 1/4 इधर है होंगे, 1/5 इधर होंगे, 1/6 इधर होंगे। लेकिन इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं है 0 को क्रॉस करके निगेटिव की तरफ आ जाए n के स्थान, क्योंकि n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर लेंगे तो n की वैल्यू 1 अरब भी ले लेंगे तो 1/1 अरब हो जाएगा सीक्वेंस का वैल्यू। तो उसको 0 पॉइंट करके ही आगे बढ़ना। हाँ, 0 पॉइंट करके ही रखना पड़ेगा। 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आ सकता निगेटिव डायरेक्शन में। नहीं आ सकता। ठीक है? तो इस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर 0 इस प्रकार से मिलती है कि 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं, इसलिए 0 को क्या बोलेंगे? 0 को क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड बोलेंगे, और सीक्वेंस को बोलेंगे लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। लोअर बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है? तो जब 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं तो 0 लोअर बाउंड हुआ तो -1 से भी बड़े होंगे, तो -1 भी लोअर बाउंड होगा, -3 भी लोअर बाउंड होगा। तो इन सभी लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? सभी लोअर बाउंडेड का सबसे बड़ा एलिमेंट 0 है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको इन्फीमम बोलते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। और अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम सुप्रीमम बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? सुप्रीमम बोलते हैं। ठीक है? तो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये सब चीज़ें बताई गई, अब इस सब लिखवाई जाएं। हाँ, जैसा मन होगा है बोलते हैं, लिखवाए करेंगे। देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस डेफिनेशन, let n be the set of natural number and R be the set of real number. Then a mapping S from n to n, R, a mapping S from n to R is called sequence. A mapping S from n to R
is called sequence. It is denoted by Sn en from 1 to infinity r, ये ऐसे लिखते हैं Sn en from 1 to infinity r, en from 1 to infinity r, ऐसे लिख लेते हैं en from 1 to infinity, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। हियर Sn is called nth term of sequence, nth term of sequence. S1, S2, S3 dash dash, S1, S2, S3 are called first term, second term and last term, third term of sequence. डैश रास्ते में Sn भी मिलता है, ठीक है। एंड थर्ड टर्म डैश डैश, थर्ड टर्म nth term of sequence, ठीक है। ये सीक्वेंस कहलाता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब देखो एक मैपिंग जो नेचुरल नंबर से और रियल नंबर के बीच डिफाइंड हो उसे सीक्वेंस कहते हैं। कौन सी मैपिंग? जो मैपिंग रियल नंबर से नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच डिफाइंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब लिखो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा। क्या कहते हैं? अनुक्रम की सीमा। लेट Sn n from 1 to infinity be the sequence of real number, sequence of real number, and L, capital L, be any real number, be any real number if limit n tend to infinity Sn is equal to L, then L is called limit of sequence, sequence Sn n from 1 to infinity, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में L क्या कहलाती है? सीक्वेंस Sn की लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है? लिमिट कहलाती है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट Sn n from 1 to infinity be the sequence of real number,
real number and capital L be any real number then L is called limit of sequence if for epsilon greater than 0 there exist a positive integer m such that Sn माइनस Al की एब्सलूट वैल्यू क्या हो, एप्सिलॉन से कम आए फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m। ठीक है, जैसे इसकी मीनिंग थोड़ा समझाते हैं। देखो नीचे आ रहा है, देखो नीचे नहीं आ रहा, नीचे अभी स्थान बचा है क्या? अभी बचा है ना, चलो हाँ ठीक है। हाँ अब देखो इसको हम समझाते हैं थोड़ा। जैसे इसको एप्सिलॉन का स्थान तो कोई फिक्स है नहीं। जैसे मान लो कि अभी हम लिए थे Sn इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1, तो इसका मान क्या हो सकता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 100/101 हो सकता है, 1000/1001 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक रियल नंबर एल के काम कौन कर रहा है, 1 मिल रही है। 1 इस प्रकार से मिल रही है कि जैसे मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू आप डिसाइड किए हो, सपोज करते हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई 1/10,000। ठीक है, इतना मान है अभी। जब इसकी वैल्यू 10,000 माने हैं 1/10,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस का कोई टर्म ऐसा होगा, ठीक है। अब मान लो ये एप्सिलॉन की वैल्यू जब ये है, तो यहाँ पे सीक्वेंस का कोई टर्म मान लो 500 है, 500वां टर्म सीक्वेंस का, यस 500 लिख दिए यहाँ। ठीक है, तो 500 तो 1/, क्या हुआ 500/, क्या लिख दोगे 501। तो इसका मान क्या हो गया, हो सकता है कि इसके बराबर आ जाता हो। ठीक, किसका अंतर, इसका ये सीक्वेंस का टर्म हुआ और यल यानी 1 का डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो इतना आ जाता है 1/10,000। ठीक है, लेकिन इसके आगे कोई जो वैल्यू लेंगे, कौन सा 501, 502, 503, 504, तो इसका मान क्या होगा, छोटा आने लगेगा। अभी मान लो इस एप्सिलॉन के बराबर आया, जब बराबर m की वैल्यू n के बराबर थी। ठीक है, लेकिन जब हम 500 से अधिक मान लेने लगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन से भी कम आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम m का मान लिए हैं वो 500 नंबर वाला होगा या 600 नंबर वाला होगा या 1000 नंबर वाला होगा, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर न रहेगा। एक निश्चित क्रम के बाद Sn और L के डिफरेंस क्या है, वे जो हम डिसाइड किए हैं एप्सिलॉन की वैल्यू उससे भी कम आने लगे। ऐसी कंडीशन में जो L है वे क्या कहलाएगा, सीक्वेंस की लिमिट, सीक्वेंस की क्या कहलाएगी, लिमिट। ठीक है, निश्चित रूप से कोई मिलवे करेगा। एप्सिलॉन की वैल्यू हम और बढ़ा देंगे तो m का मान और बदल जाएगा। m का मान लो करोड़ 1000वां 2000वां पद में मिलेगा, उसके आगे सीक्वेंस की वैल्यू, सीक्वेंस का टर्म और L का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आने लगेगा उसके आगे से। ठीक है, मान लो एप्सिलॉन के मान और छोटा कर दिए, हम 1/1,00,000 कर दिए एप्सिलॉन का मान। ठीक है, तो हो सकता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर m है
अभी हम जो 10,000 माने थे, 10,000 से मान लो 1,00,000वां पद, 1,00,000वां पद के आगे 1,00,001 जो होगा, 1,00,002 होगा, उस 1,00,02वां पद और 1 का डिफरेंस जो हम एप्सिलॉन डिसाइड किए हैं उससे भी छोटा आने लगेगा कि नहीं? हाँ तो एप्सिलॉन के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि एम की वैल्यू क्या होगी। तो जिस सीक्वेंस में ये पोजीशन फॉलो होती हो, ऐसी कंडीशन में सीक्वेंस वो यल नंबर जो है वो सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। यल नंबर क्या कहलाती है? सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो एन क्या है? एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का एक सीक्वेंस है। यल भी यानी रियल नंबर, यल जैसे 1 के लिए हम यल का उपयोग किए। ठीक है, देन यल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर फॉर गिवन लिख सकते हैं यहाँ, एक दिए गए एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that Sn minus L की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल m। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यल क्या कहलाती है? सीक्वेंसिएशन की लिमिट। क्या ऐसी कंडीशन में यल क्या कहलाती है? ठीक है, वही लिखा गया है रियल नंबर। देन यल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ है। ठीक है, आर इसी को क्या लिखते हैं? आर इसी को क्या लिखते हैं? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू यल। ये ज़्यादा आपको आसान लगती है, पर इसी की व्याख्या ये है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हम Sn करेंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी Sn कर दिया करेंगे, पर जब थ्योरम प्रूफ करते समय हम इसी का यूज करेंगे, ये वाली का। इसीलिए ये भी बता रहे हैं। और यदि हम यही भर बताए रहते तो ये लिखते तो आप कहते ये कहाँ से टपक पड़ा। ठीक है ना। अब लिखो टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस in ways of limit। लिमिट तो देखो यहाँ पे इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू L एंड L इज finite and unique quantity, finite and unique quantity, then sequence Sn n from 1 to infinity is called convergent sequence। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको बोलते हैं अभिसारी अनुक्रम, हिंदी में अभिसारी अनुक्रम। ठीक है, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड, लिखिए नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरा इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L एंड L इज फाइनाइट बट नॉट यूनिक, देन सीक्वेंस Sn n from 1 to infinity is called finite OSCI sequence। सीक्वेंस परिमित दो लायमान अनुक्रम, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमित दो लायमान अनुक्रम।
कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, इफ़ लिमिट टेन टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L एंड L इज इनफाइनाइट and L is infinite and unique, then sequence Sn n from 1 to infinity is called divergent sequence। ठीक है, चौथा, इफ़ लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L एंड L इज इनफाइनाइट बट नॉट यूनिक Sn n limit n tend to infinity Sn is equal to L and L is infinite but not unique. So sequence Sn n from 1 to infinity is called infinite oscillating sequence. Infinite OSCILATING सीक्वेंस अपरिमित दोलायमान अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, हाँ। डाइवर्जेंट को क्या बोलते हैं? अपसारी अनुक्रम। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपसारी। वहाँ आ भी, यहाँ आप है। हाँ, ठीक है। इनफाइनाइट ओसिलेटिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट ओसिलेंट। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित दोलायमान। अपरिमित दोलायमान अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अपरिमित दोलायमान अनुक्रम कहलाता है। हो गया? ठीक है, हो गया। जाओ, अब कल आगे बताएंगे। ठीक है, चलो बंद करते हैं। ठीक है।